सियासत के गढ़ में आज हम पहुंचे हैं जोधपुर। जोधपुर राजस्थान की मारवाड़ की सियासत का केंद्र। वो जोधपुर जो लोकसभा सीट एक नहीं बल्कि आसपास की तकरीबन 5 लोकसभा सीटों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। चाहे वो पाली हो, चाहे जालौर सिरोही हो, चाहे बाड़मेर जैसलमेर हो और चाहे नागौर हो। प्रदेश की राजनीति में जोधपुर ने राजस्थान को 3 मुख्यमंत्री दिए। प्रदेश की राजनीति जोधपुर से निकलकर देश की सरकारों में जोधपुर के नेताओं ने बड़े बड़े मंत्रालयों को संभाला। आज एक ऐसे ही मंत्रालय जल शक्ति को संभालने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से भारतीय जनता पार्टी के लगातार उम्मीदवार हैं, चाहते हैं जीत की हैट्रिक बने। दूसरी ओर खुद को जोधपुर का बेटा बता रहे करण सिंह उचियाड़ा कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस ने पहली बार राजपूत के सामने राजपूत को जोधपुर की राजनीति में उतारकर चुनावी समर को एक नई उफान लाने का संकेत दिया है। मगर बीजेपी को आस है मोदी मैजिक से। चलिए आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं जोधपुर की सियासत की कहानी, सियासत की गढ़। लोकसभा के चुनावी समर में बीजेपी से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस से करण सिंह उचियाड़ा आमने सामने हैं। लेकिन चुनावी इतिहास से अलहदा जोधपुर की राजनीति। देश की आजादी से पहले ही जोधपुर में सियासत का इतिहास शुरू हो जाता है। ऐसी सियासत जिसके कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास चुनाव हार गए। ऐसी सियासत जब महाराजा खुद की पार्टी बनाकर चुनावी समर में उतर गए, चुनाव भी जीते लेकिन दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन इन सबसे पहले हम जोधपुर का वो सियासी इतिहास आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आजाद भारत में जोधपुर रियासत के सम्मिलित होने की नींव रखी थी और इन्हीं रियासतों के एकीकरण के कारण सरदार पटेल कहलाए लौह पुरुष। सूर्य नगरी जोधपुर को किलों, महलों, दुर्गों और गढ़ों के लिए ही जाना नहीं जाता बल्कि जाना जाता है सियासत के लिए भी। जब भारत आजाद हुआ था तब जोधपुर की रियासत ही देश की सत्ता के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई थी, क्योंकि यहाँ के महाराजा अलग सोच रखते थे और यही सोच सरदार पटेल के लिए परेशानी का सबब बन गई थी, पंडित नेहरू के लिए सबब बन गई थी। आखिरकार जोधपुर भारत में पूरी तरह मिल गया और राजस्थान का एकीकरण हो गया। लेकिन यह वो जोधपुर है जहां पर महाराजा हनुमंत सिंह ने अपनी खुद की अलग सियासी कहानी लिख डाली और यही कारण है जिसके कारण सरदार पटेल लौह पुरुष भी कहलाए। 1947 का कालखंड भारत को 15 अगस्त को आजादी का पर्व मनाना था, लेकिन इससे पहले ही सियासत का दौर शुरू हो गया और जोधपुर भी उससे अछूता नहीं रहा। पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत को तोड़ने के लिए सियासी शतरंज पर कुटिल चालें बिछा दी, भोपाल और जूनागढ़ को उकसा दिया और पाकिस्तान में जाने को आतुर हो उठे। इसी बीच संपर्क किया जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह से। देश में पाकिस्तान से सटी जिस रियासत की सर्वाधिक सीमा थी वो था जोधपुर। सामरिक नजरिए से बेहद अहम। महाराजा से भोपाल नवाब के जरिए जिन्ना ने संपर्क साधा और पाकिस्तान में शामिल होने की पेशकश कर दी। कहा जाता है कि जिन्ना ने जोधपुर महाराजा की हर शर्त मानने के लिए हाँ कर दी। जोधपुर दीवान के जरिए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल को इसकी भनक लग गई और वे जोधपुर के उम्मेद भवन पहुंच गए। पटेल ने हनवंत सिंह से पाकिस्तान के साथ जाने को मना किया, पाकिस्तान की कुत्सित चालों से अवगत करवाया। कूटनीतिक प्रेशर के आगे आखिरकार महाराजा माने और आजादी मिलने से ठीक 4 दिन पहले 11 अगस्त 1947 को हनवंत सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। लेकिन इस घटनाक्रम ने युवा महाराजा के मन में
कांग्रेस के खिलाफ बीज बो दिए। राजे रजवाड़ों के बगैर जोधपुर की राजनीतिक कहानी अधूरी सी लगती है। आखिर क्यों ना हो, महाराजा हनुमंत सिंह और राजमाता कृष्णा कुमारी जैसे लोकप्रिय राजनेता जोधपुर के राज परिवार से ही निकले थे। और ये वो राज परिवार जो खुद को राम का वंशज कहता है। 1952 के पहले चुनाव में प्रमुख राजे रजवाड़ों को साथ लेकर राम राज्य परिषद बनाई गई और पूरे मारवाड़ में चुनाव लड़ा। राम राज्य परिषद ने लोकसभा और विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतारे। महाराजा हनुमंत सिंह ने 2 चुनाव एक साथ लड़े, एक जोधपुर से लोकसभा का और दूसरा विधानसभा का चुनाव। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को हनुमंत सिंह ने भारी मतों से हराया। उस समय के चुनावी नतीजे हनुमंत सिंह के निधन के बाद आए। लोकप्रियता के कारण हनुमंत सिंह लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव एक साथ जीते। हनुमंत सिंह की मौत के बाद भारत में पहला उपचुनाव जोधपुर में हुआ। हनुमंत सिंह की मौत के बाद राज परिवार की राजनीति का इतिहास यही नहीं रुका। हनुमंत सिंह की पत्नी कृष्णा कुमारी भी जोधपुर से 1971 में बतौर निर्दलीय सांसद रही। हनुमंत सिंह की पुत्री चंद्रेश कुमारी कटोच भी 2009 में कांग्रेस से सांसद बनी। चंद्रेश कुमारी यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री रही और लोकप्रिय सांसद कही गई। जोधपुर राज परिवार के मौजूदा शासक गज सिंह है। वे रियासत की राजनीति में सक्रिय नहीं, मगर रुतबा आज भी बरकरार है। उनका इशारा ही किसी की जीत और पराजय के लिए काफी भर है। मौजूदा लोकसभा चुनावों में राम नाम की गूंज है। जोधपुर भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन इसके पीछे ऐतिहासिक तथ्य है। जोधपुर राज परिवार खुद को भगवान श्री राम का वंशज मानता है। सिंह जी, किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जोधपुर जो राज परिवार है वो राम के वंशों से जुड़ा हुआ है? देखिए, जोधपुर के जो राठौड़ हैं वो सूर्यवंशी हैं, और जब भगवान राम के दोनों बेटों में उनके साम्राज्य का बंटवारा हुआ, तब जो कुश थे उन्हें मध्य भारत और उससे नीचे का जो भारत का हिस्सा है वो प्रदान किया गया था। और कुश के बाद में कई पीढ़ियों के बाद 2 वंश निकले, जिसमें एक से कुशवा वंश चला और एक से जो है वो राष्ट्रकूट वंश। और आगे चलकर राष्ट्रकूट कर्नाटक में स्थापित हुए और वहाँ से पलायन करते हुए वो औरंगाबाद में उन्होंने अजंता और एलोरा बनाया, और फिर मध्य भारत में उन्होंने 7वीं-8वीं शताब्दी में प्रवेश किया। तो कन्नौज पर उनका अधिकार होने के बाद 1192 में जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुए, तब राजा जयचंद के जो वंशज थे वो वहाँ से अलग अलग स्थानों में पलायन करते हैं। तो एक वंशज जो थे राव सिंह जी, वे मारवाड़ में आए थे और उन्होंने यहाँ आकर मारवाड़ में राठौड़ राजवंश की स्थापना की। तो हमारे यहाँ पर जोधपुर के महाराजाओं ने अनेक ग्रंथों की रचनाएं करवाई है। हमारी जो पांडुलिपियाँ हैं, बइयाँ हैं, उनमें यहाँ के राजवंश की पुरानी वंशावलियों को भी दर्शाया हुआ है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है सूर्यवंश की जो वंशावली है, इस वंशावली में भी ये दर्शाया गया है कि भागवत के अनुसार और पुराणों के अनुसार और अलग अलग जो हमारे ग्रंथ हैं उनके अनुसार जो वंशावलियाँ बनी हैं, तो भगवान राम नारायण यानी कि सूर्य की, ब्रह्मा जी की जो संतति हैं उसमें 60वीं पीढ़ी में आते हैं, और फिर 61वीं पीढ़ी से राम का वंश चलता है लव और कुश के रूप में। तो लव के वंशज जो मेवाड़ वाले हैं, गोहिलोत, वे चले, और कुश के 2 पुत्र आगे चलकर हुए, जिनमें एक में कछवा वंश चला और एक से राठौड़ वंश चला। तो राठौड़ वंश की भारत में लगभग 29-30 रियासतें हैं, भारत के प्रत्येक क्षेत्रों में वो फैले हुए हैं। और जोधपुर का जो राजवंश है वो करीब 200वीं पीढ़ी है भगवान ब्रह्मा की संतति में, और 141वीं पीढ़ी में जो महाराजा गज सिंह साहब हैं, वर्तमान में राज परिवार के जो सदस्य हैं, वे इस भगवान राम की पीढ़ी में। जोधपुर की सियासत में पहले चुनाव में कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार यासीन नूरी को उतारा था। जोधपुर से कद्दावर राजपूत जसवंत सिंह और जसवंत सिंह विश्नोई भी सांसद रहे। जोधपुर से सबसे ज्यादा बार सांसद रहने का अवसर पूर्व सीएम अशोक गहलोत को मिला। जोधपुर से जीतने वाले सांसदों को यूपी और एनडीए के शासन में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिली। वर्तमान में जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत सांसद हैं और एक बार फिर से चुनावी समर में उतरे हैं।
जोधपुर से सटे सरहदी इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने पांव पसारना शुरू कर दिया था। उस समय तन सिंह के विचारों का फैलाव जोरों पर था। वैचारिक समानता के कारण तन सिंह ने संघ की मदद की, लेकिन संघ को तलाश ऐसे युवा की थी जो तन सिंह की विचारधारा से प्रेरित हो और सरहद से सटे क्षेत्रों में हिंदुत्व विचारधारा को बढ़ाने का काम कर सके। सीमा जन कल्याण समिति के सदस्य के रूप में गजेंद्र सिंह ने कुछ साल सरहद के इलाकों में बिताए और राष्ट्रवाद विचारधारा आधारित स्कूल खोलने के लिए काम किया। साथ ही युवा टोलियां गठित की। जब राज परिवार से जुड़ी चंद्रेश कुमारी के सामने मजबूत राजपूत क्षत्रप तलाशे जा रहे थे, तब संघ ने नाम सुझाया गजेंद्र सिंह शेखावत का। बस यहीं से गजेंद्र सिंह का भाग्योदय हुआ। हमारे साथ शेखावत जी हैं और लगातार जीत का सिलसिला है। क्या लगता है इस बार हैट्रिक बनेगी? निश्चित रूप से बनेगी, हैट्रिक बनेगी और एक बड़े अंतर के साथ में बनेगी। मोदी लहर अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह कांग्रेस ने जाति का कार्ड आपके सामने खेला, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अंततः अगर मैं बात करूं तो चुनाव माननीय मोदी जी का काम, मोदी जी के नाम, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर लड़ रहे हैं पूरे देश में। आप लार्जर पर्सपेक्टिव में पूरे देश भर में उठा करके देख लिए, सभी सीटों पर प्रत्याशी का चेहरा केवल मोदी का चेहरा है। कांग्रेस ने बेशक मेरे स्वजातीय बंधु को चुनाव के मैदान में उतारा है, लेकिन मैं उसको बहुत बड़ी चुनौती नहीं मानता। तो क्या नरेंद्र मोदी का चेहरा, राम मंदिर 370 को हटाना, ये तमाम मुद्दे एक बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित होंगे फिर चुनाव पर? केवल यही नहीं, गरीब के जीवन में जो परिवर्तन आया और 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकलने का सौभाग्यशाली जीवन प्राप्त कर चुके हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये ऐसे समाज के, ऐसे तबके के बीच के को इम्पैक्ट करते हैं जो कभी ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोटर हुआ करते थे। जोधपुर में ये नारे लग रहे हैं, आपकी तरफ से नारा है कि देश में नरेंद्र और मारवाड़ में गजेंद्र, तो उधर एक नारा बुलंद होता है कि जोधपुर का बेटा। तो किस तरह से? बेटे तो आप भी यहीं पढ़े हैं, यहीं आप अध्यक्ष हैं। मैं भी पैदाइश जैसलमेर में हुई है, इसी जिले में जो इस लोकसभा क्षेत्र का नारे के अर्थ का सियासत में किस तरह से देखे इसको? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के डीएनए की प्रॉब्लम है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही बोली, भाषा, क्षेत्र, अमीर गरीब, धर्म, मजहब, इन सब के नाम पर बांट करके अपनी राजनीतिक गोटियां सेकी हैं। कहीं ना कहीं नहीं, उपलब्धियों की बात करते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत उपलब्धि बताएं तो उन्होंने जोधपुर के लिए क्या किया? वो जोधपुर से अपने घर से निकल करके अपने गांव तक, जो केवल 8 किलोमीटर है, उसमें आँख खोल करके जाएं, उसमें नज़र आ जाएगा। एक बात ईआरसीपी को लेकर करूँगा। वो ईआरसीपी जैसा आप वादा करते थे, कहते थे कि मैं करके दिखाऊंगा, वो काम हुआ, समझौता हुआ, लेकिन मुझे अभी तक जो लगा, मैं गया पूर्वी राजस्थान कई जगह पे, प्रचार और प्रसार, ईआरसीपी क्या मुद्दा बीजेपी के पक्ष में वोटर्स को लेकर आएगा? क्योंकि एक बड़ा काम था, निश्चित रूप से 13 जिलों के लिए बड़ी योजना थी। निश्चित रूप से देखिए, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राजनीतिक हथियार के रूप में जिस तरह से माननीय गहलोत साहब ने खड़ा किया था, वो अंततः विधानसभा के चुनाव के पहले उन्हीं के लिए भस्मासुर बना। जब मैंने आपके साथ बातचीत की थी तो मैंने कहा था कि मैं एक जो है प्रवास इन सभी जिलों का जब करूंगा और हकीकत लोगों के सामने लेकर आऊंगा, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जनता हकीकत समझने के बाद में जनता उनको नकार देगी, और वही हुआ। मेरे उस एक प्रवास के बाद परिवर्तन संकल्प यात्रा लेकर के जो हम गए थे, उस परिवर्तन संकल्प यात्रा में किसी एक भी व्यक्ति ने आकर के एक भी नया कागज़ जो है वो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए नहीं दिया। गजेंद्र सिंह शेखावत, आप जानते ही हैं कि तीसरा चुनाव उनका है और पूरे देश की राजनीतिक निगाहें भी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बेहद विश्वस्त हैं और राजस्थान की राजनीति के चमकते सितारे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने कांग्रेस ने स्वजातीय कार्ड खेला है।
वो चेहरा जो कभी ईडब्ल्यूएस आरक्षण और सामाजिक न्याय के आंदोलन का चेहरा रहा, जिनके दादा और परदादा जोधपुर राज परिवार के लिए युद्ध मैदान में अपना रण कौशल दिखाने के लिए जाने गए। करण जी, इलेक्शन को लेकर सबकी निगाहें हैं। उम्मीद है कि कोई कमाल कर देंगे आप बड़ा, क्या लगता है आपको? कमाल तो क्या, चुनाव तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कोई बड़ा कमाल नहीं है। तो बात की बात है, पहले तो 10 साल में कुछ किया ही नहीं है। मेरे को टिकट मिला तो फिर मैंने कहीं एनालिसिस किया तो पता लगा कि इन्होंने 10 साल में जीरो वर्क, जोधपुर के लिए लिटरली जीरो, एक पत्र इन्होंने नहीं लगाया। आपने किया क्या, ये तो बताओ क्या काम किया आपने? भी देखा जोधपुर में जगह जगह पोस्टर होर्डिंग आपके लगे हैं, उसमें लिखा है जोधपुर का बेटा करण सिंह। इसका क्या अर्थ है, क्या इसका पर्याय माने? जोधपुर का सेवक, जोधपुर का बेटा, ये लिखा है मैंने। तो इसलिए लिखा है ये कि मैं तो पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं तो आज तक तो पार्षद भी रहा नहीं है, पर जब भी जोधपुर को जरूरत पड़ी, चाहे रात को 2:30 बजे पड़ी या दिन को 11 बजे पड़ी, ये जोधपुर का बेटा उस काम के लिए तैयार था। एक और बात आपके लिए कही जाती है कि आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़के आए, ईबीसी आरक्षण को लेकर आपने संघर्ष किया। मैंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण की आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे पहले बिगुल मैंने बजाया जोधपुर में 99 में, और लगातार बजाता रहा। उसके इनकम टैक्स के छापे मैंने जेल में गया, हमने इनके लिए 10% आरक्षण दिला दिया। लेकिन पिछले चुनाव की हार का जो मार्जिन था वो तो तब था जब अशोक गहलोत के बेटे चुनाव लड़ रहे थे, तो उस मार्जिन को कैसे पूरा करके फिर आप अपने जीत का मार्जिन देखें? कोई कंदोई मिल गया मेरे को कि साहब लड्डू नहीं बनाओगे क्या? मैं क्यों भाई, अरे साहब लड्डू बना दो। मैं क्यों? क्या बीजेपी बना रही है लड्डू, 10 लाख लड्डू बना के राम की फोटो लाएगा और बीजेपी उसको एक एक घर में पहुंचाएगी, क्योंकि राम का मुद्दा खत्म हो गया है, उसको अब जिंदा करेगी। मैं भी घबरा गया कि 10 लाख लड्डू कहाँ से बनाऊँ, कहाँ बांटूँ। तो नवरात्रि थी, एक कम थी, मैं भी माता जी के गया, थोड़ा बग ज़्यादा हूँ, माँ से प्रार्थना की, सद्बुद्धि दी। मैंने फिर माँ से प्रार्थना की, हे माँ ऐसा काम करना, ऐसा काम करना, इसको ऐसे मंत्र देना इस लड्डू को, जो खाए वही कांग्रेस को वोट दे। राम रथ यात्रा के बाद से ही राजस्थान के जोधपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया था या मजबूत करना शुरू कर दिया था। उससे पहले गैर कांग्रेसी दलों का यहाँ अस्तित्व रहा था, लेकिन बीच का दौर ऐसा आया जब कांग्रेस का शिकंजा जोधपुर की राजनीति पर गहरा गया था। बहरहाल सियासत के गढ़ में सियासी कहानी अभी जारी है। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सियासत के गढ़ में जोधपुर संसदीय क्षेत्र की सियासी कहानी जारी है। ब्रेक के बाद फिर से हम आपको बताते हैं राजस्थान की जोधपुर की राजनीति के बारे में। जोधपुर की राजनीतिक जमीन में अरसे तक हाथ के पंजे का दबदबा रहा। ये वो दौर था जब जयनारायण व्यास, मथुरादास माथुर, खेत सिंह राठौड़, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले परसराम मदेरणा, राम सिंह बिश्नोई जैसे दिग्गज नेताओं का बोलबाला था। पूनम चंद बिश्नोई जैसे नेता यहाँ कांग्रेस के दबदबे का प्रतीक हुआ करते थे। और फिर दौर आया मारवाड़ के गांधी कहे जाने वाले अशोक गहलोत का। जोधपुर को सियासत का केंद्र बनाने के पीछे अशोक गहलोत का बड़ा योगदान है। जोधपुर से आने वाले अशोक गहलोत को 3 बार राज्य का सीएम बनने का गौरव हासिल है। गहलोत की राजनीति NSUI से शुरू हुई थी। कद्दावर किसान नेता, अनुशासन पसंद, सिद्धांत के पक्के और गांधी परिवार के नजदीकी। परसराम मदेरणा को कोई यूं ही पसंद आ जाए, ये संभव नहीं था। परसराम मदेरणा ने अपनी पारखी सियासी नजरों से गहलोत के अंदर सियासी कुव्वत देखी। केवल 34 साल की आयु में गहलोत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। सांसद रहते हुए 1998 में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। व्यास और खान के बाद सूर्यनगरी की सियासत से निकलकर मुख्यमंत्री बनने का गौरव अशोक गहलोत को मिला। जोधपुर की माटी ने कद्दावर नेताओं को जन्म दिया है। इन्हीं में से एक थे परसराम मदेरणा।
जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल हुआ। परसराम मदेरणा की किसान राजनीति में तूती बोलती थी। लोकसभा चुनावों में सांसद बनाना और सांसद नहीं बनने देना उनकी राजनीति के लिए बड़ी बात नहीं थी। जोधपुर मंडौर की भूमि का ताल्लुक लंका के राजा रावण से भी है। कहा जाता है कि दशानन की शादी यहीं की मंदोदरी से हुई और बारात में आए श्रीमाली ब्राह्मणों का एक वर्ग यहीं पर बस गया था। ये ब्राह्मण परिवार आज भी रावण की पूजा करता है। देश और दुनिया में ऐसे गिनती के स्थान होंगे जहाँ पर लंका के राजा रावण को पूजा जाता है, और एक ऐसा स्थान राजस्थान के जोधपुर में है जहाँ रावण का मंदिर है। हमारे साथ कमलेश दवे जी हैं, प्रख्यात ज्योतिषी हैं और विद्वान हैं। आप खुद अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं, तो किस तरह से रावण का इतिहास जोधपुर से जुड़ा हुआ है? हम अपने को रावण वंशज मानते हैं, क्योंकि रावण जब विवाह के लिए जोधपुर आए थे, मंदोदरी की शादी के लिए, तो उनके साथ बारात के अंदर जोधपुर आए थे और विवाह के बाद हम यहीं रह गए और रावण विवाह के बाद पुष्प विमान में चले गए। हमारा संबंध प्राचीन से ऐसा माना जाता है कि जब भी रावण का जोधपुर में दहन होता है तो दवे गोदा जो है वो कभी भी रावण का मृत्यु का जो पुतला जलाते हैं वो हम नहीं देखते हैं, और जब पुतला पूरा जल जाता है उसके बाद में हम स्नान करते हैं और यज्ञोपवीत बदलते हैं, रावण को भोग चढ़ाते हैं, अर्थात उस दिन जो है हम शोक मनाते हैं। रावण का हमारा जो कनेक्शन है वो इस प्रकार है कि हमारे पूर्वज भी मानते थे और हम उनकी पूजा करते हैं क्यों हमारा ये लोक देवता है। चलिए अब नजर डालते हैं जोधपुर संसदीय क्षेत्र में अब तक अलग अलग दलों से चुने गए सांसदों और उनके कार्यकाल पर। 1951 से 1952 महाराजा हनुमंत सिंह निर्दलीय रहे। 1952 से 1957 उपचुनाव जसवंत राज मेहता निर्दलीय। 1957 से 1962 जसवंत राज मेहता कांग्रेस से। 1962 से 1967 LM सिंघवी निर्दलीय। 1967 से 1971 NK सिंधी कांग्रेस से। 1971 से 1977 कृष्ण कुमारी निर्दलीय। 1977 से 1980 रणछोड़ दास गट्टानी भारतीय लोकदल से। 1980 से 1984 अशोक गहलोत कांग्रेस से। 1984 से 1989 अशोक गहलोत कांग्रेस से। 1989 से 1991 जसवंत सिंह जसोल भाजपा से। 1991 से 1996 अशोक गहलोत कांग्रेस से। 1996 से 1998 अशोक गहलोत कांग्रेस से। 1998 से 1999 अशोक गहलोत कांग्रेस से। 1999 से 2004 जसवंत सिंह विश्नोई भाजपा से। 2004 से 2009 जसवंत सिंह विश्नोई भाजपा से। 2009 से 2014 चंद्रेश कुमारी कांग्रेस से। 2014 से 2019 गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा से। 2019 से 2024 गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा से। हमारे साथ हैं जोधपुर संभाग के हमारे इंचार्ज राजीव गौड़ जी। राजीव जी, पत्रकारिता को लंबे समय से समझ रहे हैं, कई चुनाव आपने कवर किए जोधपुर में, किस नज़रिए से यहाँ के चुनाव को देखते हैं? देखिए, अभी जिस तरीके से हर दूसरे व्यक्ति के मुंह से निकलता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और 30 फ्रेम में जो पीएम को देखना चाहते हैं, तो सीटों को निकालने की चुनौती राजस्थान के 25 के 25 जो जीते हुए हैं सांसद या जिनको टिकट मिला उनकी बन जाती है। बात जोधपुर की करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत को भी राजस्थान की अगर हैट्रिक बनती, 3 बार तीसरी बार 25-25 सांसद जाते हैं तो शेखावत की भी हैट्रिक बनती है कि तीसरी बार जीतते हैं। लेकिन ग्रामीण और शहर की बात करें तो जिस रूप में 10 साल के जो फैसले हैं, राम मंदिर का इशू है और राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर अगर देखें तो एक बहुत बड़ी जो फ्रेम है, अब की बार 400 पार का नारा, और साथ में मोदी जिस तरीके से फ्रेम में प्रधानमंत्री हैं, तो मतदाता समझदार है कि किसको वोट देने से देश का विकास कैसे होगा, प्रदेश का विकास कैसे होगा। पौराणिक आख्यानों में ब्राह्मण ऋषि विशर्वा और असुर पुत्री
केकसी की संतान रावण को बेहद विद्वान कहा गया। वो सबसे बड़े संगीतज्ञ थे, सबसे बड़े नर्तक थे, सबसे बड़े राजनीतिक विज्ञानी थे और उस दौर के सबसे बड़े सोशल इंजीनियर थे। लेकिन मद में चूर रावण का अहंकार राम ने नष्ट किया। हम उस नगरी में हैं जहाँ राम को भी पूजा जाता है और रावण को भी पूजा जाता है, जहाँ की राजनीति पूरे देश की राजनीति से अलग है। यहाँ की संसदीय राजनीति में राजे रजवाड़ों के बाद अगर किसी ने यहाँ पर सल्तनत अपनी खड़ी की तो वो अशोक गहलोत रहे, तो 5 बार सांसद बने, केंद्र में मंत्री भी बने। और उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत अब उस रिकॉर्ड की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन सियासी जादूगर के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अभी उन्हें मौजूदा चुनाव में कांग्रेस के नए करण का तिलिस्म तोड़ना होगा। बहरहाल कहा जा सकता है कि सूर्य नगरी की सियासी फिजा अपने आप में पूरे राजस्थान और देश की प्रकृति से अनूठी है। फिर भी राजस्थान की राजनीति में प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर का सांसद कौन होगा, जोधपुर संसदीय क्षेत्र का सिरमौर कौन बनेगा, कौन सिकंदर होगा, इसके लिए हमें परिणामों तक इंतज़ार करना होगा। विदा लेता हूँ, फिर एक नए संसदीय क्षेत्र की ओर हम आगे बढ़ते हैं।